ओके, अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन और इसको आप यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर, सो व्हाट यू विल गेट? सर फंक्शन की एक्स वैल्यू ऑफ एन, होगी तो यूनिट स्टेप की वैल्यू होगी। दोबारा रिपीट करें। सर फंक्शन की वैल्यू हम्म, हम यूनिट स्टेप की जो एन वैल्यू है ना, इसका मतलब होगा सीधा एक्स। एक्स ऑफ एन होगा सर। यस सर। जी, सब कह रहे हैं कि क्या होगा, एक्स ऑफ एन होगा। यस सर। एक्स ऑफ जीरो होगा, एक्स ऑफ जीरो सर, क्योंकि ये यूनिट स्टेप की जब ये डिफिनीशन एक्स ऑफ जीरो होगा। डेल्टा ऑफ एन। एक्स ऑफ जीरो सर। एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ, यस सर। जी, तो एक्स ऑफ एन नहीं है, एक्स ऑफ जीरो आंसर होगा इसका। यस सर। जी, कोई और आंसर हो सकता है जी इसका? सर जी सिर्फ डेल्टा ऑफ एन ही होगा। ये होगा जी एक्स ऑफ जीरो डेल्टा ऑफ एन। और अगर मैं आपको कहूं कि एक्स ऑफ एन को हम एक डिलेड इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे क्या आंसर आएगा? एक्स ऑफ एन नॉट। यस, एक्स ऑफ एन नॉट डेल्टा ऑफ एन माइनस एन नॉट। सो बेसिकली इसका इस ये तो मैथमेटिकली हम देख रहे हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दिस इज कि हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को यूज कर सकते हैं टू टेक द सैंपल ऑफ एनी सिग्नल। अगर मुझे इस सिग्नल का, ये एक्स ऑफ एन कोई सिग्नल है, एनी जनरल सिग्नल, मैं अगर इसकी n इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू है वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वो पिक करना चाहता हूँ, तो अगर इस सिग्नल को मैं इस तरह के डेल्टा सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्स ऑफ जीरो पे जो इसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, बाकी सारी सिग्नल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर जनरलाइज फॉर्म में मुझे इस सिग्नल की वो वैल्यू चाहिए जो एन नॉट पे एग्जिस्ट करती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इस सिग्नल की बाकी एन के लिए क्या वैल्यूज हैं, मैं एन नॉट में इंटरेस्टेड हूँ, तो इस सिग्नल को मैं इस तरह के एक इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्स ऑफ एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो टू टेक द सैंपल of any signal, we multiply it with the appropriate unit impulse signal. Now let's move on to continuous time domain. कंटिन्यूस टाइम में अगर हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करें, जो आप लोग बता रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ चुके होंगे, सो there will be no problem in defining it mathematically and graphically. So अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल को कंटिन्यूस टाइम में define करूंगा, so we use the same symbol u but now it is as a function of small t. So आप क्या कहेंगे, u of t क्या क्या बिहेवियर होगा जी? जी, what is the property of unit step signal जो आप पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन सिस्टम?
सर इसकी वैल्यू 0 पे इन्फिनिटी और अदर देन 0 होगी सर, अदर देन 0। t नहीं less सर जी, than t जीरो t होगी is equal बट to लेस 0 or देन greater जीरो, than 0. और ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो पर 1 होगी। और दोबारा रिपीट करें, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। सर जी 0 होगी फॉर टी लेस देन 0 और 1 होगी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। फॉर टी क्या लिखूं मैं? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 0 में लिख रहा हूं। वाई, ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा जी? कंटिन्यूस है इसलिए। यस, यूनिट स्टेप सिग्नल इन कंटिन्यूअस टाइम इज डिसकंटिन्यूअस एट t इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली हम प्लॉट कर लेते हैं, सो यू गेट द आइडिया कि किस चीज को मैं डिसकंटिन्यूटी कह रहा हूं। सो if I want to graphically represent this signal u of t, so this signal is 0 for all negative time, और जैसे ही हम 0 पे पहुंचते हैं, this abruptly jump to 1, और फिर इसके बाद ये 1 रहता है। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये जो है डिसकंटिन्यूटी है। So continuous time में we have some difficulty in defining unit step signal as well as यहाँ पे हम एक और उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने unit impulse signal को भी डिफाइन करना है, इसको हम डेल्टा ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। So before formally defining unit step impulse signal को डिफाइन करने से पहले, आप क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ चुके हैं और आप दोनों को, आपको इसका रिलेशनशिप भी मालूम है, तो अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल से यूनिट इम्पल्स सिग्नल बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डेल्टा ऑफ टी और यू ऑफ टी का क्या रिलेशनशिप है, जो आप लोग पहले मुझे बता रहे थे? डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो जिस सिग्नल का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो तो डिसकंटिन्यूअस, एंड यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर बेसिक मैथ्स नॉलेज कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते। So what we need to do to sort out this problem, unit step signal। जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नहीं सोचा था, चलें जी, अब मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ जी। ओके, व्हाट वी कैन डू इज कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको मैं एक और तरीके से टैकल कर सकता हूँ, वो इस तरह। लिमिट सर, लिमिट से कर सकते हैं। नहीं, मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो जिस सिग्नल को आप अब तक पढ़ रहे हैं या यू ऑफ टी कह रहे हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि एक आइडियल सिग्नल है, एक आइडियल यूनिट स्टेप सिग्नल है। ठीक हो गया? और बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आइडियल यूनिट स्टेप सिग्नल होगा तो उसमें इस तरह ये 0 t इक्वल टू 0 पे ये पहले 0 होगा और अचानक से 1 चला जाएगा, जिसको डिसकंटिन्यूटी हम कह रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को जो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव लेके जो सिग्नल आएगा उसको हम यूनिट इम्पल्स कहेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि हम इसका डेरिवेटिव ले नहीं सकते। तो इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते तो व्हाट वी कैन डू इज कि इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो यूनिट स्टेप सिग्नल है वो इस तरह का सिग्नल है कि 0 है, और फिर जैसे ही t 0 होता है ये एब्रप्टली जो है 1 पे जंप नहीं करता, बल्कि इट टेक सम टाइम, ये इस तरह का स्लोप की शक्ल में, इट टेक सम टाइम। और इस टाइम को हम कह देते हैं कि इसने लेट से कि डेल्टा टाइम इसने लिया, तब जाके इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक हो गया?
अब इसको आप देखें कि ये जो सिग्नल मैंने बनाया हुआ है, अब इसमें वो डिसकंटिन्यूटी को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आइडियल सिग्नल था इसमें डेल्टा की वैल्यू कितनी है, हाउ मच टाइम इट टुक टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 1? जीरो डेल्टा की Zero. वैल्यू 0 है जीरो जीरो। अब मैंने कहा कि नहीं, इसकी जीरो वैल्यू नहीं है, बल्कि इसने कुछ फाइनाइट टाइम लिया जिसको मैंने इस तरह शो कर लिया, और इसके बाद जाके सिग्नल की जो वैल्यू है 1 ही है। ये जो सिग्नल मैंने ग्राफिकली बनाया हुआ है इसको हम कह देते हैं यू डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है ये अब डिसकंटिन्यूअस नहीं रहा, इसका मतलब है कि अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि अब इस सिग्नल का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो पहले मुझे ग्राफिकली बताएं, फिर इसको हम नाम भी दे देते हैं। आपके ख्याल में किस तरह का सिग्नल आएगा आपके पास? सिग्नल आपके सामने है और मैं अब आपको कह रहा हूं कि ये फिगर ग्राफ जो बना हुआ है इसका डेरिवेटिव आप लें तो व्हाट यू विल गेट। क्या चीज मैं प्लॉट करूं यहाँ पे? सर जी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्सपोनेंशियल होगा सर, एक्सपोनेंशियली राइट। पहले ये बताएं कि इस रेंज में जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? अप टू जीरो क्या आएगा? जीरो का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो आएगा। ओके, तो यहाँ तक तो मैं ये चला गया जी। ओके, इसके बाद अब मुझे बताएं कि क्या होगा। जीरो और सर जी पहले चलें, यहाँ पे डेल्टा के बाद इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर जी ये स्लोप के साथ में उसकी थोड़ी सी 1 का डेरिवेटिव स्लोप बनाऊंगा, ये जीरो होगी। जीरो होगी सर। जीरो। जीरो होगी। तो चले, मैंने ये तो आपका मसला हल कर दिया है कि जीरो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और फिर डेल्टा टू इन्फिनिटी तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपने मुझे ये बताना है ये दरमियान में क्या होगा, ये बताना है आपसे। कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यस, और स्लोप होगा। कांस्टेंट वैल्यू भी है और स्लोप भी है। वैल्यू के पैरेलल टाइम है। तो क्या वैल्यू होगी वो बता सकते हैं? आपका सिग्नल जीरो डेल्टा और इस रेंज में इसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई है, जीरो से हो गई 1 हो गई है, तो इसका स्लोप, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव 1 मींस आएगा सर, 1 आएगा। derivative means slope. So what is the slope of this? सर वाई आएगा, वाई। चलें जी, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि 6th सेमेस्टर के सर स्टूडेंट है। 1 ओवर बाय 1 ओवर डेल्टा टी। यस, स्लोप इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा। डेल्टा टी आप क्यों कह रहे हैं? सो इट सर मींस, आपने ये इंटरवल डेल्टा टी लिया था इसलिए। नहीं मैंने तो डेल्टा लिया हुआ है ना, टी तो नहीं लिया हुआ ना। डेल्टा लिया। डेल्टा लिया हुआ है, आप कह रहे हैं डेल्टा ओके सर। टी ले रहे हैं। डेल्टा टी और डेल्टा में तो बड़ा फर्क है ना यार। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है कि व्हाट यू गेट दिस थिंग कि आपके पास एक इस तरह का पल्स बन जाएगी, सच दैट ये जो लेवल है ये कितना है? 1 ओवर डेल्टा। तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन का जिसको मैंने डिसकंटिन्यूटी खत्म की, फिर तो इसका जब स्लोप, इसका डेरिवेटिव लिया, इससे जो सिग्नल आपके सामने आ रहा है इस सिग्नल को मैं कहूंगा डेल्टा ऑफ डेल्टा टी। और ये जो सिग्नल है इसको हम कह रहे हैं यूनिट इम्पल्स। ठीक है, वी विल फाइंड आउट कि मैंने तो इस वक्त यूनिट इम्पल्स सिग्नल को इस नोटेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वी विल फाइंड आउट कि इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है और इस सिग्नल का इसके साथ क्या ताल्लुक है, वो अभी आपके सामने, इट्स ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये तो मैंने यू ऑफ डेल्टा बता दिया कि डिसकंटिन्यूटी खत्म करनी थी, मैंने बता दी।
अगर मैं इस सिग्नल से u ऑफ t की तरफ जाना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक्चुअली यूनिट स्टेप सिग्नल है, जिसको मैं आइडियल कह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू विद दिस सिग्नल सो दैट वी डेल्टा को यूज करेगा सर। डेल्टा को कम करना पड़ेगा। यस, सो डेल्टा को हम कम करते जाएंगे। सो आपके ख्याल में इस सिग्नल में जब मैं जस्ट टू सी, मैं लेट्स से स्लोप सर इन्फिनिटी तक जाएगा सर। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया, तो डेल्टा क्या हो गया? कम हो गया ना? डेल्टा कम हो, व्हाट लेकिन स्लोप व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल? ये जो मैंने इस वक्त ये सिग्नल बनाया हुआ, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी विड्थ Freeze कम हो, पतला हो जाएगा थोड़ा सा, इसकी विड्थ, compress पीक ज्यादा हो जाएगा, ओके, तो वेट डेल्टा, कम हो जाएगा, ओके, विड्थ कम हो गई और हाइट क्या हो गई? ज्यादा होगी। हाइट ज्यादा हो गई, तो इस तरह का सिग्नल बन जाएगा, ऐसे ही होगा। यस सर। ओके, मैं डेल्टा को और भी कम करता जाऊंगा, सर डेल्टा को अगर अप्रोचेस टू जीरो करे तो वो जो है ना हाइट इन्फिनिटी तक जाएगी स्लोप। यस यस, अभी हम ऑलमोस्ट वी आर देयर। तो अब हमारे पास इस तरह का सिग्नल, सो बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैं डेवलप करना चाह रहा था, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर, कि क्या हो रहा है कि जब मैं डेल्टा को कम कर रहा हूँ, सो मेरे पास ये सिग्नल बनता जा रहा है, इसकी विड्थ कम होती जा रही है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। सो इन द लिमिट जब डेल्टा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल? ये u ऑफ t बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा अभी यस यहाँ? सर। मैं कहूंगा कि अगर मैं लिमिट पुट कर दूं u डेल्टा t में सच दैट कि लिमिट अप्रोच टू जीरो, तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा? u ऑफ t बन जाएगा। u of t ओके, और जब मैं ये जो सिग्नल बन रहा है डेल्टा ऑफ t बन रहा है, इसमें जब मैं लिमिट डेल्टा को पुट करता हूँ जीरो, तो इससे जो सिग्नल बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे, लेकिन ग्राफिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तो मैं ऑलरेडी बना चुका था, so there is no confusion in that. Okay, this is how u of t look like, ideal unit step signal. What about delta of t? delta of t के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बनाऊं मैं यहाँ पे? जब डेल्टा अप्रोच टू जीरो हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा? ये जो पल्स हम बना रहे हैं, इसको हम यूनिट पल्स कह सकते हैं। What will happen? इन्फिनिटी तक Yes. एक लाइन होगा इन्फिनिटी तक। यस, तो आप कहेंगे कि इसकी विड्थ ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, सो आई डोंट नीड टू ड्रॉ एनी पल्स, मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इसकी विड्थ जीरो हो गई है और हाइट कितनी हो गई है? 1 हो गई है। इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। बट यू नो कि एक और इम्पोर्टेंट, जो पिछली दफा जो आपने आंसर दिया था और मैंने कहा कि गलत है, वो इस सेंस में है कि ये जो पल्स, अगर मैंने फर्स्ट टाइम जो पल्स बनाई थी, ये रेड कलर में जब मैंने बनाई थी, रेड, ओके, इसका एरिया कितना है? हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस रेड पल्स? 1 1। 1 इसका एरिया है 1। अब अगर मैं डेल्टा को कम करता जाऊं, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका एरिया हमेशा कितना रहेगा? 1 1 रहेगा। constant रहेगा 1 1 रहेगा। So now you know कि unit impulse in continuous time has this property that the area under the unit impulse signal will always be equal to 1. And this is how you graphically represent. तो यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा हुआ है, ये इसकी, आप कहेंगे कि इसकी हाइट नहीं है, बल्कि क्या है इसका? ये एरिया। area एरिया है। ठीक है। Just 1 minute. Okay, so now we have and a clear understanding के discrete domain में unit impulse signal और unit step signal को define करने में कोई problem नहीं. There is no mathematical problem or difficulty we face.
Continuous time में we have some difficulty, but we can easily tackle that through this mechanism. ठीक है. So यहाँ पे मैं इसको अब डिफाइन कर लेता हूँ. जो फॉर्मल रिलेशनशिप है वो ये है कि अगर आपके पास जो यहाँ पे एक रिलेशनशिप तो हमने लिख ली थी कि यूनिट स्टेप सिग्नल, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये सिग्नल बन जाएगा. और इसको अगर हम आइडियल फॉर्म में ले लें तो वी कैन से कि जब आप u ऑफ t का डेरिवेटिव लें तो यू गेट अ सिग्नल जिसको हम फिर आइडियल यूनिट इम्पल्स सिग्नल कह सकते हैं. ठीक है. जिसमें हम लिमिट डेल्टा को अप्रोच टू 0 लेते हैं. So by taking the first derivative of unit step signal, you get unit impulse signal. Okay, but there is also possibility कि हम unit impulse signal से अगर unit step signal निकालना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन देंगे. इंटीग्रेशन लेंगे. So अगर हम delta of tau, again tau is some kind of a dummy variable, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t, इससे जो सिग्नल आएगा that will be u of t. So by taking the first integral of unit impulse signal, you get unit step signal. और इसको आप फिर इजीली आप डिस्क्रीट टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं. वहां पे हम यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस केस में हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया था. यहाँ पे हम फर्स्ट इंटीग्रल ले रहे हैं, वहां पे हम रनिंग सम ले रहे थे. ठीक है. So you can easily relate this idea to the concept जो हमने पहले डेवलप किया था. ओके, यहाँ पे अगेन एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि यस, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी टू यूनिट इम्पल्स से तो हमारे पास UFTR है. ठीक है. लेकिन अगर इसको हम स्केल कर दें, इन अदर वर्ड्स नॉर्मली यूनिट का वर्ड जब हम यूज करते हैं इट्स मीन कि इसकी एम्पलीट्यूड या एरिया 1 के बराबर है. बट इट्स आल्सो पॉसिबल कि मेरे पास अगर इस तरह की यूनिट इम्पल्स है, लेट्स अज्यूम कि आई हैव एन इम्पल्स और इसके साथ मैंने लिखा हुआ है k टाइम डेल्टा ऑफ t. तो ये जो k है ये आप कह सकते हैं दिस इज द स्केल फैक्टर. और इसको फिर आप कहते हैं स्केल्ड इम्पल्स. स्केल्ड इम्पल्स, इन अदर वर्ड्स जो स्टैंडर्ड यूनिट इम्पल्स है उसका एरिया 1 के बराबर है. जब आप स्केल्ड इम्पल्स और k की वैल्यू 2, 3 हो सकती है, इसका मतलब है कि उसका एरिया आपने 1 से ज्यादा कर दिया. ठीक है. सो k टाइम डेल्टा डी की ये हमारे पास स्केल्ड इम्पल्स. ये जो रिलेशनशिप मैंने लिखी है दिस वन, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिखते हैं. इफ यू रिमेंबर डिस्क्रीट टाइम के लिए मैं साथ साथ लिख लेता हूँ. जब मैं डिस्क्रीट टाइम में लिख रहा था मैंने इसको लिखा था कि डेल्टा ऑफ m और फिर m को माइनस इन्फिनिटी टू n करके हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसको हमने कहा था कि u ऑफ n के बराबर. और मैंने कहा था कि इस रिलेशनशिप को हम फिर इन टर्म्स ऑफ k भी लिख सकते हैं. तो मैंने कहा था कि डेल्टा ऑफ n माइनस k such that k is from 0 to plus infinity, ये भी आपके पास u ऑफ n है. ठीक है. अब कंटिन्यूस टाइम में रिजल्ट क्या आ गया कि मैंने डेल्टा ऑफ टॉ को इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से t तक, इससे जो सिग्नल आ गया वो आ गया u ऑफ t आ गया. So you can relate these two. Okay. So what is the corresponding expression for this one? So what you can do is कि आप डेल्टा ऑफ टॉ की जगह लिख सकते हैं t माइनस सिग्मा. ठीक है. जिस तरह मैंने यहाँ पे k इंट्रोड्यूस किया था, अब यहाँ पे मैं सिग्मा इंट्रोड्यूस करूँ.
तो ये सिग्मा मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन मैं सिग्मा के कॉरेस्पॉन्ड करूंगा। सो एज अ रिजल्ट ये जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा होंगी, तो अगेन ये हो जाएंगी 0 हो जाएंगी और ये हो जाएगा इंफिनिटी। इससे जो सिग्नल आएगा वो भी u ऑफ t है। सो यू कैन have these two different mathematical relationships, but the idea is the same कि आप यूनिट इम्पल्स का इंटीग्रल ले रहे हैं और उससे यूनिट स्टेप बन रहा है, ठीक है। बट दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स जो आप यूज कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी कि अगर कोई भी सिग्नल हो जिसको आप x ऑफ t कहें और इसको आप यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर, तो इससे क्या चीज आएगी? व्हाट यू विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड? सर 0 और यस, उसके साथ यूनिट x of 0 delta of t. इट मीन्स द सेम कंसेप्ट कि अगर इस सिग्नल को मैंने सैंपल करना है एट t इक्वल टू 0 तो मैंने इसको डेल्टा ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर इस सिग्नल को मैं सैंपल करना चाहता हूँ एट सम अदर टाइम, लेट्स से t नॉट, तो मैं इसको x ऑफ t को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल गेट x ऑफ t नॉट हो जाएगा, t नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो द सर सेम वैसे सोच आप इक्वेशन को देख के वो t को उड़ा के 0 लगा लेते हैं, तो ये यूनिट टेम्पल दोबारा कहें, रहता वही है। नहीं ये तो डेल्टा ऑफ t तो सिग्नल ऐसा है कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 पे है ना, एरियाज का 1, उसके बाहर तो इसकी वैल्यू 0 ही है ना। ये सर तो इस सिग्नल की जितनी भी वैल्यू, अगर आपके पास सिग्नल इस तरह का है x ऑफ t है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास तो सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी ना। ये सर Okay. Okay, so this is all about unit impulse signal and unit step signal, which are basic signals जो कि later on भी हम इस कोर्स में यूज करेंगे। So it's important कि आपको इसकी full understanding होनी चाहिए, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी, ठीक है। मैंने ये चीज स्किप कर दी है यहाँ पे, जो मैंने कहा था कि आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ चुके होंगे, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए इस इक्वेशन की, कि डेल्टा ऑफ टी को इंटीग्रेशन से ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको पहले डेल्टा ऑफ टॉ को प्लॉट करना पड़ेगा, इसमें टॉ वेरिएबल होगा और फिर आप देखेंगे कि टी की जो वैल्यू है वो क्या है, क्या आप टी लेस देन 0 के लिए इसको देख रहे हैं या टी ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड आउट कि जब टी लेस देन 0 के लिए करेंगे तो इसका मतलब है कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन से आंसर 0 आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इस इक्वेशन को भी मेक श्योर मैं इसको आपके लिए एज अ थोड़ा सा आप खुद भी कर लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नॉट ओनली कि आप सिर्फ लेक्चर के दौरान में आपको पता चले कि सिग्नल सिस्टम भी एक कोर्स है 6 सेमेस्टर में, आप घर में भी बैठ के भी यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो टेक्स्ट बुक है उसको थोड़ा सा रीड करना है। और सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपने कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके जो आइडियाज हैं वो थोड़े से यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट हैं वो आपके जहन में बैठ जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसको भी देख लें कि इसको ग्राफिकली आप कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल अगेन सिग्मा है। सो सबसे पहले आपको डेल्टा ऑफ सिग्मा को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर आपको डेल्टा ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा को प्लॉट करना पड़ेगा और फिर आपको डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं डिस्क्रीट टाइम में कर चुका हूँ। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू सिग्नल्स को थोड़ा सा हम अब छोड़ते हैं और सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो सिग्नल के बारे में हमने काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, जो इस कोर्स में हमें लेटर ऑन हेल्प आउट करेगी कि हमारा फोकस दो तरह के सिग्नल्स के ऊपर होगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये चीज हमने देख ली। फिर हमने ये देख लिया कि कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं जो एज बिल्डिंग ब्लॉक यूज होंगे लेटर ऑन, उनको भी हमने देख लिया, एक्सपोनेंशियल सिग्नल को, साइनोसाइडल सिग्नल्स को, यूनिट इम्पल्स सिग्नल को, यूनिट स्टेप सिग्नल को कंटिन्यूअस टाइम में भी देख लिया, डिस्क्रीट टाइम में भी देख लिया, पीरियोडिक सिग्नल को भी हमने देख लिया।
और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हार्मोनिकली रिलेटेड पीरियोडिक सिग्नल के कंसेप्ट को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिस्टम की तरफ आ जाते हैं कि जब हम सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे होंगे कि ये किस किस्म का सिस्टम है। सो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम की डेफिनेशंस हैं, वो हमें कवर करनी है। एंड एट द सेम टाइम हमने कुछ ग्राफिकली भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होगा। सो मेक श्योर कि हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लें कि जब हम सिस्टम को एज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह करेंगे। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं एक पहले भी शो कर चुका हूँ कि जब हम सिस्टम को शो करते हैं तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, इस तरह रेक्टेंगुलर ब्लॉक। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एक्चुअली इस सिस्टम ब्लॉक्स के अंदर क्या है, किस किस्म का सिस्टम है, कितने रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, आईसीज, एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं। वी जस्ट लुक एट द सिस्टम फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ये एक सिस्टम है जिसके लेफ्ट साइड पे हम कुछ सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और ये सिस्टम हमें कुछ आउटपुट पे दे रहा है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि अगर मैं कहूँ कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है, सो इसके इनपुट को हम एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सिस्टम के आउटपुट को हम वाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन। ठीक है, और फिर हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम ने एक्चुअली क्या किया, इस सिस्टम ने एक्स ऑफ टी को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू सम अदर सिग्नल वाई ऑफ टी। ठीक हो गया। और जब हम कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस टाइम से, इस तरीके से अगर हम जब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को उसका एनालिसिस करेंगे तो मैं इस तरह शो करूंगा कि एक अब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, इसका काम भी यही है कि इसको हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और ये हमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। इस केस में हम इनपुट को इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और आउटपुट को अगेन वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और हम ये कहेंगे कि ये सिस्टम क्या कर रहा है कि ये एक्स ऑफ एन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू वाई ऑफ एन। नाउ जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिस्टम्स हैं, they are quite complicated and they are built by connecting different systems together. ठीक, अब ये जो मैं शो कर रहा हूँ इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कोई डिवाइस है, कोई प्रोडक्ट है, वो एक ही सिस्टम है। बट एक्चुअली अगर हम इसको देखेंगे, रियल वर्ल्ड जितने भी सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट दैट सिंपल कि सिंपल एक ब्लॉक होगा, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड टुगेदर होंगे। ठीक है, तो लेट्स आल्सो फाइंड आउट कि हम सिस्टम इंटरकनेक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। So there are basically 4 सिस्टम इंटरकनेक्शंस आपको नजर आएंगे प्रैक्टिकल सिस्टम में भी। उसको हम नाम दे देते हैं। समटाइम्स हमारे सिस्टम्स को कनेक्शन को हम कहते हैं कि सिस्टम्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं या कैस्केड कनेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि हमारा जो सिस्टम है वो 2 सब सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, सो देयर आर 2 सब सिस्टम्स जिसको मैं इस तरह ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास सिस्टम 1 है और ये सिस्टम नंबर 2 है। सो सीरीज या कैस्केड कनेक्शन का मतलब ये होगा कि हम अपना इनपुट जो है वो सिस्टम 1 को देंगे, सिस्टम नंबर 1 एक कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सिस्टम 1 के आउटपुट को एज इनपुट अप्लाई करेंगे सिस्टम नंबर 2। ठीक है, तो सिस्टम नंबर 1 का आउटपुट जो है एज इनपुट यूज हो रहा होगा सिस्टम नंबर 2, और सिस्टम नंबर 2 का जो फिर हमारे पास आउटपुट है वो हमारे ओवरऑल सिस्टम का। आप इसको इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारा सिस्टम, अगर इसको ओवरऑल देखें, रेड में डॉटेड लाइन शो करूं एज इफ ये बड़ा सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर 2 सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, जो आपस में इस तरह इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज और कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, दिस वन पॉसिबिलिटी।
अदर पॉसिबिलिटी जो कि आपको एक्चुअल सिस्टम में नजर आएगी कि समटाइम यू मे फाइंड कि सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, सो पैरेलल इंटरकनेक्शन भी हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम वन, अगेन दो सिस्टम मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, हो सकता है कि पिछले केस में हमारे पास एक सिस्टम हो जिसमें 3 सिस्टम हो, 4 सिस्टम हो, 5 सिस्टम हो, लेकिन अगर वो इस तरह इस अरेंजमेंट में कनेक्टेड होंगे तो हम इसको सीरीज कनेक्शन कहेंगे। मैं इस वक्त फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस सिर्फ दो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पैरेलल कनेक्शन में भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है विच हैज टू पार्ट, सिस्टम नंबर 1 है और सिस्टम नंबर 2, लेकिन इनका इंटरकनेक्शन ऐसे है कि हमारा जो इनपुट है वो हम सिस्टम नंबर 1 को भी दे रहे हैं और सिस्टम नंबर 2 को भी दे रहे हैं, और फिर सिस्टम नंबर 1 से जो हमें आउटपुट मिल रहा है और सिस्टम नंबर 2 से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इनको हम ऐड कर रहे हैं और फिर उसका जो रिजल्ट है वो हम एज आउटपुट के तौर पर ले रहे हैं। तो ये जो आपके नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पैरेलल इंटरकनेक्शन। इट्स आल्सो पॉसिबल कि हमारे पास इसको हम कह देते हैं हाइब्रिड इंटरकनेक्शन, हाइब्रिड इंटरकनेक्शन, which means इट्स पॉसिबल कि आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम इस तरह हो कि कुछ सिस्टम्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो। तो लेट्स अज्यूम कि ये सिस्टम नंबर 1 है, ये सिस्टम नंबर 2 है, और हमारे पास एक और सिस्टम है जिसको मैं सिस्टम नंबर 3 कह देता हूँ। ये जो सिस्टम नंबर 1 और 2 है ये सीरीज में कनेक्टेड है, और हमारा जो इनपुट है वो हम सिस्टम नंबर 1 को भी दे रहे हैं और सिस्टम नंबर 3 को दे रहे हैं। सिस्टम नंबर 2 का जो आउटपुट है और सिस्टम नंबर 3 का जो आउटपुट है, इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं और यहाँ से आउटपुट है। सो मेक श्योर कि ये जो मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ इसमें एरोस आर इम्पोर्टेंट। एरोस सिग्निफाई टेल यू कि किस डायरेक्शन में सिस्टम में सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। तो इसको हम हाइब्रिड इंटरकनेक्शन कह रहे हैं क्योंकि कुछ सिस्टम सीरीज की फॉर्म में कनेक्टेड है और सिस्टम नंबर 1 और सिस्टम 2 मिलके फिर सिस्टम 3 के साथ पैरेलल इंटरकनेक्शन, तो ये सीरीज भी है, पैरेलल, ठीक हो गया। And then we have another connection. Let's talk about it in the next session.